अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द नावल प्लेटफॉर्म। हम जैसे कि आपके साथ नावल डिस्कस कर रहे थे तो मेरा सनम, इसके हम नेक्स्ट एपिसोड रीड आउट करेंगे। जैसे कि हम आपको हमेशा कहते हैं कि अगर आपने खुद रीड आउट करना है तो अपने फ़ोन की स्क्रीन को बिग करें, वॉल्यूम डाउन करें एंड खुद इंजॉय करें। अगर आपने हमारी आवाज़ में सुनना है तो भी आप सुन सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करें कि आपको एपिसोड कैसी लगी है। हम इसको रीड आउट करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेते आपका। आइए स्टार्ट लेते हैं। ओके, तू मेरा सनम, इस कलम अरीबा अफजल, किस्त नंबर 5। तुम्हारी ये जो अदा है कमाल है। तुम्हें पता है तुम दुनिया में मौजूद तमाम रिश्तों से ज़्यादा अच्छे हो। वो आंखों में वहशत और चेहरे पर मगरूरियत लिए बोला था। इसकी आंखों से अजीब वहशीपन छलक रहा था। पता है क्यों? वो इसकी गर्दन पकड़े आंखों में दीवानगी लिए बोला था, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो जहर है ना, इसके बारे में सबको पता है, मगर जो इंसानों के अंदर जहर है ना, वो सिर्फ उन्हें ही पता है, दोगले लोग। वो तबस्सुम चेहरे पर सच्चाए बोला, फिर इस हाथ में पकड़े जहरीले सांप को खिड़की के बाहर फेंक दिया। पास खड़ा इसका वफादार रहीम इसके अंदाज और तेवर देख ही कांप गया था। बेज़ुबान को कैद करके क्या मज़ा? मज़ा तो इंसानों को कैद करने में है। वो तिरछी नज़रें पास खड़े रहीम पर रखता बोला था। क्या खबर है बॉस? वो रहीम की जानिब देखते धुआं हवा में छोड़े बोला। रहीम हिचकिचा गया था। वो ऐसा ही था, वो सबको बॉस ही कहता था। इसने मुंह से टूथपिक निकालते रहीम को देखा, जो हाथ बांधे यूं खड़ा था जैसे बस एक मौका और वह इस पागल इंसान के सामने से भाग जाएगा। सर, इसे एक इंसान ले गया। रहीम का वजूद कपकपा उठा था, मगर इसे हिम्मत रखनी थी, वरना वो कुछ भी कर सकता था। कौन है वो जिसने मेरी चीज़ पर आंख रखी? आहिस्ता आहिस्ता इसकी आंखों में गुस्सा भरने लगा था, जबकि इसके चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट थी, जिससे वो किसी को भी मस्मराइज कर सकता था। जमील फासिक खान नाम है इसका। रहीम वापस से गोया हुआ था। इसका लहजा मोदबाना था। वो धीमे से हंसा था। टूथपिक मुंह के अंदर रख ली गई थी। एक एक पल इस पर नजर रखो। अब वक्त आ गया है कि इसे साथ दिलाया जाए कि एक मजनू दीवाना इसकी पल पल खबर रखता है। इसके लिए दीवाना है, पागल है। वो टेबल पर बैठे पीछे की जानिब गिरता बोला और हवा में ही थम सा गया था। इसके चेहरे पर वो मस्मराइज करने वाली मुस्कुराहट जो किसी का दिल धड़का दे। वो बेहद दिलकश मुस्कुराहट का मालिक था, जिसका इस्तेमाल वो बहुत ख़ास मौक़ों पर करता था। जी खान साहब, जो आपका हुक्म। रहीम दबे कदमों वापस चला गया। वह पूरी कोशिश में था कि ज़रा सी भी आवाज़ पैदा करके इसके ख्यालात को मुअत्तल ना किया जाए, वरना वो किस हद तक जा सकता था रहीम अच्छे से जानता था। ये दिल पागल बना बैठा, इसे अब तू ही समझा रे। देखे तुझ में मेरी दुनिया तो बंचा रे। वह मध्यम आवाज़ में गाता मसरूर था। कमरे में इसके होंठों से निकलने वाले मध्यम गीत चल रहा था। बिलाशुबा वो एक बेहतरीन मुस्कुराहट के साथ एक खूबसूरत आवाज़ का भी मालिक इंसान था। डॉक्टर, मैं पैसे जमा करवा दूंगी, आप प्लीज़ ऑपरेशन स्टार्ट करें। लीज़ा सामने खड़े डॉक्टर को देखती तड़प कर बोली थी। दिल धक धक कर रहा था। किसी खतरे का एहसास इसे शिद्दत से हुआ था। इसे बस अपनी माँ इसके साथ चाहिए थी। आप परेशान ना हो मिस, आपकी मदर अब ठीक है और इनका ऑपरेशन हो चुका है, डॉक्टर मुस्कुराकर बोले थे। लीज़ा की आंखें हैरत से फैल गई थी। ऐसा कैसे हो सकता था? क्या फ़हद ने पैसे दिए थे? अगर हाँ तो इसे बताया क्यों नहीं? किसने दिए पैसे? वो भुएं स्केट कर बोली थी। इसके लहजे में वाज़िया हैरत थी। आपके शोहर ने, डॉक्टर उजलत में बोला, मगर इनकी बात पर लीज़ा के पैरों तले ज़मीन खिसकी। इसका शोहर? यह क्या बकवास थी? वो हैरत के मारे वहीं खड़ी रही थी। इसके दिल ने एक पल को कहा कि शायद फ़हद ने वो पैसे दिए थे। वही तो इससे मोहब्बत करता था। क्या पता मुमानी जान से बचने के लिए ये झूठ बोला हो। लीज़ा के लोगों को मुस्कुराहट ने छुआ था। वो वही बेंच पर बैठ गई, क्योंकि अभी इसकी माँ से मिलने की इजाज़त नहीं थी। वो फ़हद के बारे में सोच रही थी जब अचानक किसी ने चुटकी बजाते इसे ख्यालों से बाहर निकाला। लीज़ा ने बेध्यानी में सर उठाते सामने देखा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो सामने खड़े अफान को आंखें दिखाते बोली, तो जेबों में हाथ डाले आसपास से गुजरती लड़कियों के दिल पर बिजली गिरा रहा था। मेरी एक पुरानी आदत है, मैं दोस्तों से ज़्यादा दुश्मनों का ख्याल रखता हूँ। देखने आया था मेरे कहर के चलते कहीं मर तो नहीं गई।
वो लबों पर तीखी मुस्कुराहट रखता बोला। इसकी आंखों में चमक थी, बाल माथे पर बिखरे इसे मज़ीद दिलकश बना रहे थे। वो बोलते हुए खासा पुरकशिश लग रहा था। तुम्हारी तरह तुम्हारी आदतें भी चालों वाली हैं। वो दांत पीसकर आंखें घुमाती हुई बोली। इसकी यहाँ मौजूदगी ही जहर के मुतरादिफ थी। उफ, ये गुस्ताखी। वो आंखें बंद करता मुस्कुराकर बोला। एक पल को लीसा के इसके चेहरे से नज़र ना हटा सकी थी। फिर सर झटका। किन ख्यालों में खोई थी वैसे? वो आबरू चुकाकर बोला था। इसका लहजा नॉर्मल सा था, मगर लीजा को पसंद नहीं आया था। तुम्हें कोई मसला है तो बता दो, मैं तुम्हारा यहाँ इलाज करवा देती हूँ। क्यों मेरे पीछे पड़े हो? दर्द हो रहा है कि कोई ही है ऐसी लड़की दुनिया में जो तुम्हें घास तक नहीं डालती? लीजा तंजिया मुस्कुराकर बोलती से अंगारों पर घसीट चुकी थी। अफान का मुस्कुराता चेहरा पल में सुर्ख हुआ था। इसने आंखें तिरछी किए करते इसकी जानिब देखा। दांत कचकाते वो इसके मुस्कुराहट से जाए चेहरे को देख रहा था। शट अप, तुम जैसे 2 टके की लड़कियों के पीछे ख्वार हूँगा मैं। इतनी घटिया चॉइस नहीं है मेरी, समझे तुम? वो उंगली उठाकर कदम आगे लेता बोला कि लीजा कदम पीछे को कर गई थी। इसकी वजह से वो बेंच पर ढेर सी गई। इसे खौफ आया क्योंकि वो इस संकी इंसान को हॉस्पिटल में छेड़ दिया था इसने। अब सब क्या सोच रहे होंगे लोग? तुम्हारे जैसियों को अफान राजपूत जेब में रखता है और तुम्हें पाने की कोशिश करूँगा। तुम्हारा तो मैं वो हशर करूँगा कि तुम खुद को पहचान नहीं पाओगी। वो चटके हुए उंगली उठाकर बोला था। इसके मुंह से अंगारे निकल रहे थे, जिसकी जद में लीजा की छोटी सी जान फंसी हुई थी। तो साबित हुआ कि तुम ऐसी वैसियों को मुंह लगाने को बने हो। गुलाबी लबों से निकलने वाले लफ्ज़ों ने सामने खड़े इंसान के दिल पर कारी ज़रब की। ये लड़की इसकी नफ़रत बनती जा रही थी। हर चीज़ का जवाब देती, जो इसे पसंद नहीं वो सब करती। वो शदीद नफ़रत करता था इसे। लीजा से सख्त जहर लगती थी। लीजा इसे जस्ट शट अप यू डैम इट। वो बेंच पर सख्ती से हाथ मारता गुस्से से धाड़ा था। इसका हाथ सुर्ख हुआ। पास से गुजरता वार्ड बॉय इनके पास रुक गया। आप दोनों अपना झगड़ा घर जाकर करें, यह हॉस्पिटल है। वार्ड बॉय ज़रा गुस्से से बोला, जो कब से ये बकवास सुन रहा था। न जाने मियाँ बीवी को हॉस्पिटल में ही लड़ाई क्यों सूझती है। वो बड़बड़ाता हुआ आगे को बढ़ा। अफान और लीजा ने दोनों ने इसकी बात सुनी थी। वो दोनों बिल्कुल साकित हो गए थे। एक्सक्यूज़ प्लीज़, ये मेरे शोहर नहीं है, समझे आप? लीजा अफान के सीने पर हाथ रखती तकरीबन इसे धक्का देते पीछे की जानिब हुई। जो वार्ड बॉय की बातों में अटका हुआ था, इसके कड़े तेवर देख तो वार्ड बॉय ने भी दांतों तले लब दबाए। ये यस, और इसकी इतनी औकात नहीं कि मेरी बीवी बने। अफान भी तुर्की ब तुर्की बोला था। लीजा का चेहरा सुर्ख हुआ। पहले ही वो इससे इतना सब सुना चुका था और अब सबके सामने इसने किस तरह इसकी ज़ात की नफ़ी की थी। आपकी औकात तो है ना मिस्टर अफान राजपूत, कि आप मुझ तक ना आएँ बल्कि किसी और के साथ अयाशी मारें। वो धीमे अंदाज में बोली थी। इसकी आंखों में सुर्खी थी। वो किसी की तौहीन नहीं करना चाहती थी, ना ही इसकी माँ ने इसे सिखाया था। वो आहिस्ता से वहाँ से निकलती अपनी माँ के पास चली गई थी। वो भूल ही बैठी थी कि अफान भला यहाँ क्यों आया था। इसने मोबाइल निकालकर फहद को कॉल मिलाई थी। इसने धीरे से अपनी आंखें खोली थी। कुछ पल वो इसे ही सोचों में गुम रही। फिर एहसास हुआ कि कोई है जो इसके करीब है। इसने दाएं जानिब गर्दन मोड़ी तो हाथ सर के नीचे टिकाए आंखें बंद किए लेटा हुआ था। वो सो रहा था या लेटा हुआ था, कहना मुश्किल था। प्यास की शिद्दत से हीरा ने उठने की कोशिश की थी। वो धीरे से उठी थी जब वापस बेड पर ही ढेर सी गई। इस हलचल से ज़मील फ़ौरन उठा था। क्या चाहिए, मुझे बोलो। वो आंखें मसलता बोला था। हीरा ने काटदार नज़र इस पर डाली। वो उसके कमरे में थी, पुराने कमरे में जहाँ वो एक माह गुजार चुकी थी। जहर चाहिए, दे सकते हैं, वो तड़क कर बोली थी। इसकी बात पर ज़मील ने लब पीछे से देखा। इसकी आंखें शिद्दत गरिया से सुर्ख थी। वो पानी उठाकर गिलास में डालता इसके आगे कर गया था, जिस पर हीरा ने गुस्से से इसके हाथ की जानिब देखा। इसे इस हालत में पहुंचाकर वो इसे जिंदा रहने का जवाब दे रहा था। हीरा ने इसका हाथ झटके से दूर किया, जिससे पानी का गिलास फर्श पर गिरा और किरचियों में बिखर गया, बिल्कुल इसके वजूद के मानित। अंदर बेध्यानी से दाखिल होती अनायत के पाँव फिसला था और वो झट से ज़मीन पर गिरी। इसके हाथ में शीशे के कई टुकड़े चुभे थे। हाथ से खून बह रहा था। ज़मील फ़ौरन इसकी जानिब लपका था, जिसकी आंखों से आंसू भी बहने लगे थे। अनायत, तुम ठीक हो? वो इसके हाथ को अपने मजबूत हाथों में पकड़े परेशानी से बोला। इसके माथे
गुस्से से लकीरें उभरी थी जो हीरा को देखकर थी। हीरा भी दिल में कहीं ना कहीं परेशान हुई थी। वो आराम से अनायत को गोद में उठाए इस कमरे से चला गया, जबकि हीरा इन दोनों को जाता देख रही थी। कितना बेरहम शफाक था वो इंसान। एक हफ्ते से इसकी हालत बदतर थी, मगर इसे इसकी परवाह ना थी। हाँ, मगर इसे अपनी दूसरी बीवी की बहुत फिक्र थी। हीरा को बुरा महसूस हुआ था। वो वापस बेड पर आंखें मूंदे लेट गई। अगर तकलीफ को मापने का कोई पैमाना होता तो जमील फासिक खान के दिए गए जख्मों के आगे वो भी छोटा पड़ जाता। इसने हीरा को अंगाड़ों पर घसीटने में कोई कमी नहीं रखी थी। बदसात, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को चोट पहुंचाने की? वो बिजली की सी तेजी से कमरे में आते ही हीरा का गला दबोचे बोला था। डॉक्टर को बुलवाकर अनायत की पट्टी कर दी गई थी, मगर जमील का गुस्सा हद से ज्यादा था। इसे नहीं पता था कि वो गुस्सा किस पर है। क्या वो वाकई हीरा के लिए था? मत भूले कि मैं भी आपकी बीवी हूँ, जिसे लावारसों की तरह आपने खुद इस गंदगी के सुपुर्द किया था। मत भूलें आप ये। इतने दर्द के बावजूद भी हीरा का लहजा तेज था। इसकी आंखों में आंसू नहीं, नफरत थी फासिक खान के लिए, बेपनाह नफरत। इसकी बात पर वो मुंजमद हुआ गया था। इसका गला छोड़े वो पीछे को हुआ, लब भींच गया। हीरा तलक मुस्कुराई थी, इसकी हालत देखने वाली थी। क्या आपकी इस नई नवेली बीवी को पता है कि क्या हैसियत है आपकी नज़र में औरत की? क्या सलूक करते हैं आप इनके साथ? वो जमील की आंखों में झांकती बोली थी, जो इसकी बात पर सुर्ख हो गई थी। शट अप रूही, मैं तुम्हारे जिस्म से रूह निकालूंगा अगर तुमने अनायत को कुछ भी बताने की कोशिश की, समझी? तुम्हें यहाँ रहने दे रहा हूँ क्योंकि बीवी हो तुम मेरी। अपना हुलिया दुरुस्त करो, समझी? और अनायत से दूर रहना। मैं नहीं चाहता मेरी मोहब्बत पर एक तवाइफ की बुरी नज़र पड़े। वो उंगली उठाकर इसे वार्न करते बोला। वो जितनी तेज़ी से आया था इतनी ही तेज़ी से वापस चला गया था। हीरा ने घुटनों में सर दिया था। इसे कितनी बार वो अपनी किस्मत पर रो चुकी थी, मगर सिर्फ अपने अल्लाह के सामने। वो इस इंसान के सामने रोकर इसे यह एहसास नहीं दिलाना चाहती थी कि वो ताकतवर है। वैसे भी जो इंसान बेबस पर हुकूमत करे वो बुज़दिल होता है, क्योंकि अपनी हैसियत के लोगों से लड़ने की इसकी हिम्मत नहीं होती। तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया। इतनी आवाज़ें थी कि मेरा गला बैठ गया। वो तारीख अंधेरे में डूबे हुए घर में दाखिल होता गुनगुना रहा था। इसकी आवाज़ अंधेरे में वो वहशतनाक खामोशी में साज सा बिखेर रही थी। एक कमरे में रस्सियों से जकड़ा वो वजूद, जिसकी हाथों पर पटी थी, इसके लब कपा रहे थे, सर नफ़ी में हिला रहा था। आवाज़ सुनते ही वो वजूद थम गया था, अपनी तमाम हरकतों सकनात बंद की। इतना मीठा था वो गुस्से भरा लहजा, मत पूछ। इसने जिसको भी जाने का कहा बैठ गया। इसके कदम वो अंदर की जानिब गए थे। वो गुनगुना रहा था। इसकी आवाज़ सुनते ही मगाबल को लगा जैसे दिल धड़कना भूल गया हो। अपना लड़ना ही मोहब्बत है, तुम्हें इल्म नहीं? चीखती तुम रही और मेरा गला बैठ गया। रस्सी से बंधे इस वजूद को लगा जैसे वो कदम इसकी जानिब ही आ रहे थे। वो आवाज़ इसके कानों पर न जाने कैसा असर कर रही थी, समझ से बाहर था। अजीब बेचैन सी आवाज़ थी वो। इसकी मर्जी वो जिससे पास बिठा ले अपने, इस पे क्या लड़ना कि फ़लाँ मेरी जगह बैठ गया। चिड़चिड़ाहट से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ इसके कानों में गई और अब वो आवाज़ बहुत नज़दीक से आती महसूस हुई थी। इसने दाएं बाएं सर घुमाया और वह वजूद देखना चाहता था। शिद्दत से ख्वाहिश जागी कि कोई इस अंधेरे को कम कर दे। अचानक आंखों से पट्टी उतारी थी। इसका सांस तकरीबन रुक गया था, क्योंकि आने वाला इंसान इसके बेहद करीब था। इसके कान के करीब झुके वो होले से मुस्कुराया था। बज़ में जाना में नशिस्तें नहीं होती मखसूस, जो भी एक बार जहाँ बैठ गया। वो धीमे लफ्ज़ों में बोला था। इसने अपने फिक्रात मुकम्मल किए कि छन की सी तेज़ रोशनी भी कमरे में फैल गई थी, जो नैन को अपनी आंखों में चुभती महसूस हुई थी। इसने आहिस्ता से आंखें खोली तो सामने स्टूल पर बैठे महावीर को देखा। इसकी आंखें पटने की हद तक फैल गई थी। जो वाइट शर्ट के बटन खोले, ब्लैक पैंट और टाई को गले में डाले मवाली ही लग रहा था। ये क्या बेहूदगी है? नैन तड़क कर बोली, खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। एक वो इंसान कितनी बेबाकी से इसके सामने बैठा था। नैन ने नज़रें फेरी। अच्छा, ये बेहूदगी है तो फिर ये क्या है, ज़रा मेरे को बता। वो फ़ोन की स्क्रीन इसके आगे करता बोला। नैन ने एक नज़र फ़ोन की स्क्रीन पर डाली थी और वहीं मुंजमद होगी। मदबूत सी वो वीडियो को देख रही थी, जहाँ इसके मजदूर बाबा कुर्सी पर बंधे हुए थे, बिल्कुल किसी बेजान वजूद की मानित। नैन ने तड़प कर महावीर की जानिब देखा था। ये क्या बदतमीज़ी है, मेरे बाबा को क्यों पकड़ा है?
छोड़ो इन्हें, इनकी मेडिसिन का टाइम है प्लीज़। अगर उन्होंने वो मेडिसिन ना ली तो इनकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, जिससे इनकी मौत भी हो सकती है। प्लीज़ छोड़ो इन्हें, वो चीख कर बोली थी। इसके लहजे में मिन्नत समाजत वाज़ा थी। हाय, अब क्या होगा तेरे बाबा का? कितनी शराफत से शरीफ बनकर आया था अपन तेरे से प्यार रचाने, और तूने अपन को ठुकरा दिया। अब बोल, करेगी मेरे से शादी कि यहीं मरता छोड़ दूँ तेरे बाप को? वो वीडियो इसकी जानिब करता बोला, जहाँ इसके बाबा हाँप रहे थे। इसकी हार्ट बीट बढ़ रही थी, आंखें सुर्ख हो गई थी, जैसे अब भी उबल कर बाहर आ जाएंगी। मैं तुमसे शादी हरगिज़ नहीं करूँगी। खुद को देखा है कभी तुमने, पागल इंसान? वो दांत पीस कर बोली। एक तो ये इंसान न जाने कहाँ से इसकी ज़िंदगी में आ गया था, और अब इसे ब्लैकमेल कर रहा था। नैन को हद से ज़्यादा गुस्सा आया था इस पर। ठीक है, मरने दे फिर तेरे बाप को, अपन का क्या है, अपन इंतज़ार करेगा। वो इसकी जानिब देखा बोला था। नैन की आंखों से एक आंसू घिरा। इसके बाबा इसके सामने तड़प रहे थे। कहाँ वो इसकी ज़िंदगी में शादी करती? नहीं, फ़िलहाल इसका मकसद कुछ और था, जिसे हर हाल में से पूरा करना था। तेरा बाप तो क्या? वो सीटी बजाता बोला था। नैन ने नफ़ी में सर हिलाया। इसकी सांसें खुद को छुड़वाने की कोशिश में फूल गई थी। ठीक है, मैं करूँगी शादी। प्लीज़ इनकी मेडिसिन से एक गुलाबी और एक सफ़ेद गोली निकाल कर खिलाओ प्लीज़। वो नीचे को सर झुका गई थी। इसकी आंखों से आंसू बह निकले। इस लम्हे, इस वक्त में इसे इस इंसान से नफ़रत हुई थी, शदीद नफ़रत, जिसकी कोई हद नहीं थी। इसकी वजह से वो इसी चीज़ से महरूम हो गई थी जिसकी वजह से आज इसके बाबा इस हालत में थे, और वो हाल में यहाँ बैठी थी। सनम, वो शीशे के सामने तैयार होता बोला था। ब्लू पैंट कोट पहने, बालों को सेट किए, अनापी लोगों पर मुस्कुराहट लिए वो इसे बुला रहा था, जो कब से इसकी बढ़ती गुस्ताखियों के चलते चेंजिंग रूम में खुद को बंद किए बैठी थी। उंगलियां मरोड़ते इसकी आवाज़ सुनते इसने सर उठाया। सनम, अगर 2 मिनट में तुम बाहर नहीं आई ना तो मैं अंदर आ जाऊंगा। इस मर्तबा इसका लहजा वार्निंग देता था। सनम ने आंखें मींची थी। सारी रात इसकी शिद्दत जिस बात से वह शर्माती रही थी, और कैसा इंसान था, इसे क्यों बुला रहा था वो? मैं नहीं आऊँगी, आप जाएं ऑफिस। वो दरवाजे के पार से ही हाँक लगा कर बोली थी। इसे थोड़ा डर भी महसूस हुआ था, मगर वो दरवाज़ा अब दोबारा इस जुनूनी के पास हरगिज़ जाकर खुद की जान पर अज़ाब नहीं लाना चाहती थी। सो गुस्से की परवाह किए बगैर मना कर दिया, जानते हुए भी कि इसका इनकार वजदान को गुस्सा दिला देगा। सनम, तुम ये वापस कर रही हो, और इस बार मेरे इश्क की शिद्दत पहले से ज़्यादा होगी, याद रखना। 2 मिनट में फ़ौरन बाहर आओ। वो दांत कचकाते टाई गले में डाले बंद दरवाजे की जानिब देखता बोला, जो इसे मुंह चढ़ा रहा था। नहीं, मैं नहीं आऊँगी, आप जाएं ना ऑफिस। मुझसे क्या आपने बकरियाँ चढ़वानी हैं? वो मासूमियत से बोली थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि इस पागल इंसान को कैसे वहाँ से बाहर भेजे। सनम, बाहर आओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके सब्र की बस यही बर्दाश्त थी। वो बार बार इसे इनकार कर रही थी, इसके तड़पते दिल को मज़ीद अंगारों पर घसीट रही थी। वो दरवाजे के सामने जाता दरवाज़ा बजाकर बोला था, प्लीज़ वजदान, आप जाएं ना ऑफिस, मैं बाद में आ जाऊंगी बाहर। वो अंदर से ही मनमनाई कि इसकी एक ही रट सुन इसका दिमाग पल में घूमा था। ठीक है, मत आओ बाहर, अभी तो मैं जा रहा हूँ, मगर याद रखना रात को तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा, ना तुम्हारा ये सो कोल्ड दरवाज़ा और ना ही बीएम्मा जान। ये बात याद रखना, तुम्हारे होश में रात को बेहद करीब से ठिकाने लगाऊंगा। वो दरवाजे को घूरता हुआ टाई वहीं फेंके हुए बाहर चला गया, जबकि इसकी बात और अंदाज देख सनम का दिल कांप उठा था। सनम जानती थी वो जो कहता था वो कर देता था। सनम ने लब दबाए। 5 मिनट बाद इसने दरवाज़ा खोला। कमरे में खामोशी थी। वो आहिस्ता से किसी नन्ही चिड़िया की मांद आंखें घुमाती बाहर आई थी। टाई ज़मीन पर पड़ी हुई थी और कमरा खाली था। उफ अल्लाह जी, क्या वो वाकई चले गए? अब क्या करूँगी मैं? वो माथे पर हाथ मारती कमर पर हाथ टिकाए बोली थी। वो इस परेशानी में उंगलियां चटाखती तैयार हुई थी। सोच सोच कर बुरा हाल था, और फिर वो बाहर निकल गई थी। क्या हुआ बेटा, बड़ी परेशान लग रही हो? बचतान ने कुछ कहा? भी अम्मा इसका परेशान चेहरा देखती बोली थी। वो नहीं भी अम्मा, दरअसल मुझे आपी की याद आ रही है, क्या मैं इनसे मिलने चली जाऊँ? वो मासूमियत से चेहरे पर उदासी सजाए बोली थी। ये वाहिद तरीका था वजदान से बचने का, वरना वो इसे छोड़ता ही ना। इसने बड़ी गौर से भी अम्मा को देखा, जिनके तासरात सोच में डूबे थे। पर वजदान से पूछ लो। रुको, मैं पूछ लेती हूँ। भी अम्मा पास पड़ा मोबाइल उठाती बोली तो सनम ने थूक निकला।
अगर बी अम्मा पूछ लेती तो भज्जी कुछ ना कभी ना जाने देता। बी अम्मा आपको तकलीफ, आप क्यों तकलीफ़ कर रही हैं? मैं पूछ लेती हूँ ना। वैसे भी वो मुझे इनकार नहीं करेंगे। वो मुस्कुरा कर जल्दी से बोली। बी अम्मा के हाथों से फ़ोन लेती बोली थी। इसकी हड़बड़ाहट और तेज़ी पर बी अम्मा इसे देख कर रह गई, जो मुस्कुरा गई थी। अस्सलाम वालेकुम मजदान। वो फ़ोन कान को लगाए मुस्कुरा कर बोली थी। वालेकुम अस्सलाम। रूठा रूठा सा इसका अंदाज सनम ने लब दबाए थे। वो बच्ची, मुझे हीरा पी की याद आ रही है, क्या मैं इनकी तरफ चली जाऊँ? सनम ठहर ठहर कर बोली थी। पहले ही वो गुस्से में था, इसके बाद दूसरी जानिब बच्ची का गुस्से से दिमाग घुमा था। इसने दांत पीसे। कोई ज़रूरत नहीं है जाने की सनम। वो लफ्ज़ों पर दबाव देता बोला था। वो जानता था कि सनम क्यों जाना चाहती थी वहाँ से। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका वजी, आप बहुत अच्छे हैं। आप फिक्र ना करें, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊँगी। सनम बी अम्मा की जानिब देखती खुशी चेहरे पर सजाए बोली। बी अम्मा इसे बड़े गौर से देख रही थी। इसकी बात पर वो मुस्कुरा गई थी। सनम, तुम्हारे कान लगता बकरियाँ चराने गए हैं। खबरदार, मेरे आने तक तुम घर से बाहर निकली तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी मैं। वो लफ्ज़ों को चबा चबा कर अदा करता बोला था। इसे सनम की दिमागी हालत पर शिबा हुआ। सामने रखी फाइल गुस्से से बंद की थी। जी, मैं एक हफ्ते तक वापस आ जाऊंगी। ओके, आप काम करें, खुदा हाफिज़। बड़ी चालाकी से इसने मामला संभाला था और खटाक से फ़ोन रख दिया, जबकि दूसरी जानिब वो इसका नाम ही पुकार रहा था। बी अम्मा, अब मैं तैयार हो जाऊँ, आप ड्राइवर को बोल दें। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ती पैकिंग करने लगी थी। जब सब कुछ बहुत फुर्ती से किया था इसने कि कहीं वो खूंखार इंसान ना आ जाए, तो आधे घंटे वो खुद को चादर में छुपाए नीचे आ गई थी। ओके बी अम्मा, खुदा हाफिज़। वो बी अम्मा के गले मिलती बोली थी। बी अम्मा धीमा सा मुस्कुराई थी। वो इसकी तमाम कार्रवाई नोट कर रही थी। बेटा, ध्यान से जाना। वो कुछ कदम आगे बढ़ी जब बी अम्मा बोली थी, बेटा, ये जो तुम मुझे बूढ़ी के साथ खेल खेल कर जा रही हो, ध्यान रखना तुम्हारा शोर कैसा है, कहीं बाद में तुम इसी तरह इससे छुपती ना फिरो। बी अम्मा लब दबा कर बोली कि सनम वहीं रुक गई। इसने दोनों लब दबाए थे। एक आंख बंद की और बी अम्मा की जानिब देख कर शर्मिंदगी से मुस्कुराई। जाओ अब। वो मुस्कुराती नज़रों से इसे देखती इजाज़त दी थी, जिस पर वो वापस भाग कर आई, इनके गले लग गई और फिर इतनी ही जल्दी से ड्राइवर के साथ घर से निकल गई थी। बी अम्मा वजदान को अच्छे से जानती थी। वो अपनी कीमती चीज़ों और रिश्तों को कम ही अपनी नज़रों से ओझल देख सकता था, और यहाँ तो फिर मामला इसकी रूह में बसने वाली बीवी का था। फिर वो कैसे इजाज़त दे देता। जारी है। सो गाइस, कैसी लगी आपको 5 एपिसोड? आई होप कि आपने एंजॉय किया हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, फी अमानिल्लाह। सो हम आपको ये बताना चाहते हैं एंड पर कि ज़मीर फासिक खान का जो नाम है ज़मीर, वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारी एक रीडर है, उन्होंने कहा कि फासिक नाम ठीक नहीं है, इसलिए हम उसका नाम चेंज करके ज़मील नौफिल खान रख रहे हैं। सो अगली वीडियो में आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, तो इसलिए हम इसका नाम ज़मील नौफिल खान ही लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, फी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज़।